नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम फिर से आपके लिए एनसीईआरटी 12वीं क्लास हिस्ट्री का लेसन लेकर आए हैं ना। और ये अंतिम लेसन होगा। और हिस्ट्री का पूरा जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है 2026 का वो पूरा होने वाला है। तो अंतिम पार्ट है हमारा। तो इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। इसके अति महत्वपूर्ण के बारे में, प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये अंतिम लेसन है, मतलब एनसीईआरटी की किताब भाग नंबर 3 का है अंतिम लेसन, संविधान का निर्माण। लेसन का नाम है संविधान का निर्माण। तो मेरा मतलब ये है कि हमने पिछली क्लासें पढ़ी तो उसमें देखा आपने कितना अच्छा पैटर्न था, है ना। गांधी जी के बारे में दिया हुआ था, मतलब पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, मतलब अच्छे अच्छे प्रश्न थे वहाँ भी। हूबहू ऐसे प्रश्न छपने वाले हैं ना। आगामी जितनी भी परीक्षा आएंगी और 1-1.5 साल में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसकी तुलना आप कर लीजिए कि एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण होती है ना। एनसीईआरटी मतलब आगामी परीक्षाओं के लिए तो रामबाण साबित होगी ही होगी। बाकी पीछे के जितने भी पेपर लगे हैं अभी 1-2 साल में उससे आप कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो मेरा तो मतलब यही है कि ये 12वीं क्लास के बच्चों के लिए तो है ही है। बाकी जितने भी आप मतलब प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो आप, उनके लिए भी ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है। क्योंकि मैं भी तैयारी ही कर रहा हूँ अभी। तो मैंने सोचा कि जितने भी अच्छे प्रश्न बनते हैं एनसीईआरटी से वो आपके सामने रख दूँ। और आपका भी मतलब अगर एक क्लास से 2 प्रश्न भी सही होते हैं तो आप सोचो कि आप कितने बच्चों से आगे जा सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि इस क्लास को पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद में ये आपको महसूस होगा कि हाँ एनसीईआरटी मैंने इस एक लेसन को पूरा कर लिया है। तो 10-15 प्रश्न होते हैं, 10-15 प्रश्नों में लगभग 50-60 प्रश्न हो जाते हैं, और 10-20 प्रश्न मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ एनसीईआरटी से ही। तो इसका मतलब ये है कि मतलब यह क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। तो सभी छात्रों का सहयोग बना रहे। और इसी के साथ हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। अच्छे प्रश्न हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि संविधान का निर्माण हुआ है इस लेसन में कैसे हुआ है। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान जो सभा है, जो 1946 में संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन के द्वारा लाई गई थी, उसके चुनावों के बारे में हमने थोड़ा मतलब विचार करना है। कथनों के कथन दिए हैं 3, और नीचे देखो आप उपयुक्त कथनों में सही कथन को ही चुनना है। सही कथन के बारे में पूछा है। सदस्यों को सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुना गया था। आपके हिसाब से यह स्टेटमेंट सही है? तो वो मेरे विचार से तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सदस्यों को सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया था, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। ये एक बात सही है, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। समाजवादियों ने इसका समर्थन किया, समाजवादियों ने भी इसका समर्थन नहीं किया था। तो कुल मिला के बात यही है कि स्टेटमेंट 3 है, इसमें एक सही है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, ये बात तो सही है। समाजवादियों ने इसका समर्थन किया था, ये बात लिखी है, बाकी नहीं किया था ये गलत हो गया। और सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुना गया था, ये बात भी गलत है। तो 2 स्टेटमेंट इसके गलत हो जाएंगे, और 1 और 3 गलत हो जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो केवल दूसरा ही सही है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं आजकल, मतलब लाइनों से प्रश्न बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब संविधान सभा का चुनाव कब हुआ ना, और ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं पूछे जाते, पर ज़्यादातर आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखो आ गया अगला प्रश्न। निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे, देखो 9, 11, 13 है ना। संविधान सभा की पहली बैठक 9, फिर 11, फिर 13 इस प्रकार से हुई थी। अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद को बनाया गया था, और संविधान सभा के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी,
श्री राजगोपालाचार्य, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो आप सभी को पता ही है इसके बारे में, तो क्योंकि ये थोड़ा इजी प्रश्न है और बार बार सुनने को मिलता रहता है। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 इसको अध्यक्ष बना दिया गया था स्थायी रूप से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे जाकर यह राष्ट्रपति के रूप में बनने वाले हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के सदस्यों में किसका और किनका संबंध प्रशासन से था। देखो प्रशासन से पूछा है, राजनीति से नहीं पूछा, प्रशासन से पूछा है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजनीति से थे, BN राव और SN मुखर्जी, KM मुंशी। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग सही करना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो होंगे नहीं, और BN राव प्रशासनिक थे, SN मुखर्जी भी थे, KM मुंशी राजनीति के थे, है ना। तो 2 और 3 हमारा आंसर सही होगा, बाकी 1 और 4 गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा 2 और 3। तो B नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा 2 और 3। इस प्रकार के प्रश्न हम बनाए हैं। आपको कैसा लगा? अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मतलब लाइक कर दीजिए या फिर कमेंट में कुछ लिख दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा। नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष अपने उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब इसको प्रस्तावना बोलते हैं। ये उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ थी। इसी के अकॉर्डिंग लगभग तय हुआ था संविधान। तो हमें डेट दी गई है 13 दिसंबर 1946 दी गई है, 26 नवंबर 1945 दी गई है, 26 जनवरी 1947 दी गई है, 15 जुलाई 1948। तो हमारा सही आंसर होगा, आप सबको पता ही होगा क्योंकि ये प्रश्न भी आपकी नज़र में बार बार आता रहता है। तो ये 13 दिसंबर 1946 अच्छा प्रश्न था, 13 दिसंबर 1946। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, एक साइड में दिया गया अधिनियम और दूसरा प्रावधान है। जिस अधिनियम में क्या प्रावधान है उसके बारे में आपको जानना है। 1919 की बात है, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड। और इसके बारे में क्या कहा गया है, कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था कार्यपालिका को, एकदम से सही बात है। 1935 का शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये बात भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही होने वाले हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे हैं। सभी बच्चे ध्यान दें, 12वीं क्लास के बच्चों को तो स्टेटमेंट से नहीं पूछे जाएंगे, उसको तो डायरेक्ट ऑप्शन से पूछे जाएंगे। बाकी प्रतियोगिता जितने भी छात्र विद्यार्थी जो तैयारी करें, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है 6 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न बड़ा ही बना है। बाकी ये प्रश्न का जवाब आप दे सकते हो, क्योंकि यह प्रश्न आप सब बच्चों को आता है। 12वीं क्लास के बच्चों को भी शायद थोड़ा बहुत आता होगा, बाकी कंपटीशन की जो तैयारी कर रहा है उनको तो आता ही आता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन 1 दिया, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का आदेश, अनुच्छेद 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 356 सबको भी पता है। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला? अनुच्छेद 356, राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो इस प्रश्न का यही आंसर होगा, क्योंकि क्या लिखा है इसने, अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पर, यानी कि राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्य सरकार का पूरा अधिकार अपने हाथों में ले लेती है, क्योंकि उसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति का शासन लग जाता है, फिर सरकार की वहाँ नहीं चलती है, राज्य सरकार की नहीं चलती है, फिर राज्य सरकार के अकॉर्डिंग भारत सरकार की चल जाती है। तो अगला प्रश्न है 7वां नंबर का, भारतीय संविधान में वर्णित सूचियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान यानी कि भारतीय संविधान जो बना था उनमें जितनी भी सूची थी, 3 सूची थी, 4 सूचियाँ थी,
अनुसूचियाँ 12 हैं और 4 सूचियाँ हैं, उनके बारे में हमें प्रश्न पूछा गया है। पहली अनुसूची के विषय में केंद्र से संबंधित थी, यानी कि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो पहली सूची है संघ सूची, पहली सूची केंद्र सरकार से संबंधित थी, एकदम सही। दूसरी सूची में राज्य से संबंधित विषय सम्मिलित थे, एकदम सही बात। फिर तीसरी सूची के विषय में केंद्र और राज्यों की सरकारों की साझा जिम्मेदारी थी, यानी कि समवर्ती सूची, एकदम से सही है। तो 1, 2, 3 तो सही है। 4 नंबर का कथन क्या कहता है? खनिज पदार्थों के उत्पादन पर, खनिज पदार्थों के उत्पादन पर उन राज्यों का नियंत्रण होगा जहां उनका उत्पादन होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। खनिज उत्पादनों पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है और नियंत्रण राज्य सरकार का नहीं होता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? हमारा स्टेटमेंट 4 नंबर का गलत होने वाला है। तो हमारा 1, 2, 3 ये तो सही है। तो कौन से ऑप्शन में आपको 1, 2, 3 दिख रहा है? तो इसको आप टिक लगा दो। तो हमारा आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है 8 नंबर का। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक साइड में दिया गया कर, दूसरी साइड में अधिकार दिए गए हैं, यानी कि इन करों के किसके पास अधिकार है। तो देखते हैं कि इनके पास किसका अधिकार है। सीमा शुल्क और कंपनी कर, केंद्र और तथा राज्य सरकार। देखो सीमा शुल्क तो केंद्र सरकार के पास है, ये थोड़ा गलत हो गया। आयकर और आबकारी, ये केंद्र सरकार के पास ही नहीं है, ये केंद्र और राज्य दोनों के पास है। तो कुल मिला के बात है, उल्टा सुल्टा कर दिया गया है इसको यहाँ। तो कौन सा सही है? न तो 1 सही है न 2 सही है, ये दोनों ही सही नहीं होने वाले हैं। सबको पता ही है, ध्यान रखना। सीमा शुल्क कर कंपनी केंद्र सरकार की है और आयकर और आबकारी केंद्र और राज्य सरकार की, उल्टा सुल्टा कर दिया गया है। इसके कारण दोनों ऑप्शन गलत होने वाले हैं। तो 1 और दोनों गलत हो जाएंगे। इस प्रकार के भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए मैंने इसको बनाया है। तो अगला प्रश्न होगा हमारा 9 नंबर का। भाषा के संदर्भ में, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि लिखी हिंदी भाषा भारतीय राजकीय भाषा होगी, भारतीय राजकीय भाषा होगी। स्टेटमेंट 2 को पढ़ें। पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। अगला प्रश्न, सभी प्रांतों को हिंदी या अंग्रेजी में काम करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो सही कथन हमें पूछा गया है। भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी। पहला स्टेटमेंट एकदम से सही होने वाला है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। पहले 15 वर्ष तक, एकदम सही बात है। स्टेटमेंट 3 ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन है गलती मानो आप, क्योंकि सभी प्रांतों को हिंदी या अंग्रेजी में काम करने का प्रस्ताव रखा गया। ये कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भाषा सबकी अलग अलग थी, हिंदी या अंग्रेजी पर कोई दबाव नहीं था। तो 1 और 2 इसमें सही होने वाला है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का। अगला प्रश्न कौन सा है? 10 नंबर का। 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार ने नेहरू जी को कौन सा पद प्रदान किया? देखो नेहरू जी को कौन सा पद प्रदान किया 2 सितंबर 1946 को? देखो उस टाइम नेहरू जी को प्रदान किया था, राष्ट्रपति का पद दिया गया था, फिर बाद में उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, फिर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाएगा। सॉरी उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई। हाँ, उपराष्ट्रपति का पद दिया गया था, फिर बाद में उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार ने नेहरू जी को कौन सा पद दिया गया था? तो हमारा यहाँ आंसर पूरा हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे ये प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं, और उनकी जो लाइनें लिखी गई हैं उन लाइनों को यहाँ पर ऐड किया गया है। और एनसीईआरटी भविष्य की जो जितने भी एग्ज़ाम होती है एनसीईआरटी के प्रश्न बनते हैं।
तो सभी बच्चों से मेरा यही सुझाव है कि यह क्लास आप लीजिएगा। और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए तो यह रामबाण सिद्ध है ही है, और बाकी कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं सभी मेरे साथीगण हैं, जो मतलब मेरे से बड़े भी हैं छोटे भी हैं, तो सभी को यही मेरा सुझाव है कि इस क्लास को आप छोटी ना समझकर इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि NCERT का डायरेक्ट प्रश्न पूछता है आजकल एग्जामर। तो इसको एक बार 10, 15, 20 मिनट लगती हैं, तो इसको आप ले लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारी जो 12वीं की NCERT हिस्ट्री का पूरा लेसन हमने कवर कर लिया है। कल से हम दूसरी NCERT किताब को, जैसे ज्योग्राफी है या पॉलिटिकल है या फिर अर्थशास्त्र है, उसको बारे में देख लेंगे, या 10th क्लास के बारे में देख लेंगे। तो इस प्रकार से हम पूरी क्लासों को कवर करते चले जाएंगे। तो आज का लेसन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।